ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु रॉय और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार यानी कि जुलाई 18 को करीब 4,800 निर्वाचित सांसद एवं विधायक मतदान करेंगे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति विपक्ष के यशवंत सिन्हा की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत है और उनके पक्ष में 60% से अधिक मत पड़ने की संभावना है। ये मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के भवनों में होगा, जिसके लिए मतपेटियां पहले ही अपने गंतव्यों तक पहुंच चुकी है। मतगणना 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की जाएगी। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारी के बारे में और साथ ही कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। राष्ट्रपति का चुनाव पहले की तरह ही एक फॉरगोन कंक्लूजन है। निष्कर्ष पे हम पहले से पहुंच सकते हैं कि कल के चुनाव में मिसेस मुर्मू अगला राष्ट्रपति वो होने जा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी महिला हैं और दोनों ये एक ऐसा सकारात्मक पहलू है, एक ऐसा कैंडिडेचर है एनडीए ने और खासकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने जिस आम सहमति के साथ एक अपने संगठन के अंदर और आम एनडीए अलायंस के अंदर कैंडिडेट को चुना है, तो उसी समय लग गया था जिस समय इनका कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ था। ये जीत रही हैं क्योंकि लोग अपने कैलकुलेशंस पहले से करके रखते हैं और बाद में जिस तरीके से केवल एनडीए के ही दल नहीं, जो विपक्ष था उसके भी जो घटक दल थे टूटते चले गए उस विपक्ष के ग्रुप से, तो जो विनिंग पोजीशंस था, जीतने की जो क्षमता थी और जो लोगों की कोशिश चल रही थी तो राजनीतिक दलों के, तो उसमें अब ये एक श्योर शॉट हो गया कि वो कल के चुनाव में जीत रही हैं। देखना केवल ये होगा कि कितने वोट से वो जीत रही हैं। दूसरा जो कैंडिडेचर का है ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि एक आदिवासी महिला का जीतना ये कोई अंग्रेजी स्पीकिंग कोई एलीट फैमिली की एक डेवलप्ड रीजन से नहीं है। उड़ीसा का एक जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और जो समाज का एक हिस्सा आदिवासी समाज का जो मार्जिन पे था आर्थिक विकास के और शैक्षिक विकास के, उसमें ये एक महिला उभर कर आ रही हैं। अपनी जिद, अपनी ताकत, अपने एस्पिरेशंस को जिस तरीके से उन्होंने पूरा किया है शिक्षा में और फिर बाद में जिस तरीके से वो राजनीति में आई और बाद में बीजेपी ने उनको फिर से आगे बढ़ाया, फिर गवर्नर बनी और ये जो एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई कल जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत कर आएंगी, ऑफिशियल एक जो प्रक्रिया है जिसे पूरी होनी है, तो ये एक अपने आप में उस करोड़ जनता के बराबर कह लें जो खासकर नवयुवक हैं, युवक हैं जो 20 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल जिनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, उनके लिए एक ये रोल मॉडल बनती हैं और एक एस्पिरेशंस देती है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, लोकतांत्रिक जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं, उसके अंदर इस तरह के नवयुवकों का एक रोल मॉडल होना अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसमें विकास की गति बहुत तेज होने की एक प्रवृत्ति डेवलप हो सकती है। यूथ उस हिसाब से काम करने की क्षमता देखता है कि एक ऐसी महिला जब राष्ट्रपति बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सांसद एवं विधायक और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के हकदार नहीं होते हैं। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य 708 से घटकर 700 हो गया है, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा नहीं है। विभिन्न राज्यों में विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से प्रत्येक का मत मूल्य 208 है, यानी उनका कुल मूल्य 83,824 है। तमिलनाडु और झारखंड के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 176 है। इसके बाद महाराष्ट्र का 175, बिहार का 173 और आंध्र प्रदेश के हरेक विधायक का मत मूल्य 159 है।
छोटे राज्यों में सिक्किम के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 7 है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का मत मूल्य 8-8, नागालैंड का 9, मेघालय का 17, मणिपुर का 18 और गोवा का मत मूल्य 20 है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एक विधायक का मत मूल्य 16 है। हिमांशु जी, आपने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात की, उनको विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और पूर्व भाजपा नेता भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी भी बदली है। क्या कारण रहा विपक्ष का इन्हें उम्मीदवार बनाने का? जैसा हम सभी पिछले करीब 20-25 दिनों से देख रहे हैं कि विपक्ष ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लेके एक कॉन्क्लेव किया था, खासकर ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है उनके इनिशिएटिव पे मीटिंग्स हुई थी और उसमें फिर 3-4 नाम फ्लोट हुए थे, शरद पवार जी से लेके फारूक अब्दुल्ला तक का और फिर राजमोहन गांधी जी का। इन लोगों ने अपने अपने इतने वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति में रहे हैं, इन सबको पता है कि अगर वो अपना कैंडिडेचर फाइनल तैयार हो जाते हैं तो उनका हश्र क्या होगा, वो हारने वाले, क्योंकि ये कोई नए गैर राजनीतिज्ञ नहीं है। इन्हें पता होता है एनडीए का दबदबा, इन्हें पता है बीजेपी का दबदबा, इन्हें पता है जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर में इस सरकार का एक्सेप्टेंस है और जितना एक वर्चस्व है, डोमिनेंस है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था 60s के दशक में, 50 के दशक में, इवन 70 के दशक तक में, उसी पोजीशन पे आज बीजेपी है। तो ये एक फोरगोन कंक्लूजन था इन लीडर्स के लिए कि अगर वो अपनी सहमति देते हैं चुनाव में खड़ा होने की तो वो हारने जा रहे हैं। रही बात यशवंत सिन्हा जी की, तो उन्हें सरकार के अंदर कहीं कोई पोजीशंस नहीं मिल रहा था, ये तो सब दिख रहा। ये कोई जो नाइव आदमी है जिसे नहीं पता है वही उनकी बात पे विश्वास करेगा कि वो जो बोल रहे हैं और जो उनकी चाहत है उसमें कितना गैप है। टीएमसी के कैंडिडेचर होने की वजह से जब वो पार्टी चेंज कर रहे थे और फाइनली टीएमसी ज्वाइन किया था और जब टीएमसी में उनका मनोनीत हुआ तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था डिक्लाइन करने का, ये जानते हुए भी कि वो हारने जा रहे हैं। बट जब उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है कैंडिडेचर, इससे पता भी चलेगा एसेस करने में विपक्ष को कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष को एक मौका देता है अपने आप को एसेस करने का और उसमें उन्होंने जो रिजल्ट आएगा कल परसों उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक इनकी हैसियत है, कितने इनके समर्थन में, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स इनके वोट देंगे विभिन्न असेंबलीज में और लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो इनके समर्थन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपना 5 वर्ष का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा करेंगे। कैसे देखते हैं आप उनके कार्यकाल को और क्या उन्हें दोबारा से नामांकित किया जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि देखें, ये जो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म या हम एक्सटेंशन की बात करते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे, इसका एक रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि क्या इतने बड़े देश में आदमियों की कमी है? क्या हमारे पास दूसरा कोई आदमी नहीं है जो राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है? अगर वो बॉटम से उठ के एक मार्जिनल सोसाइटी से उठ के ट्राइबल सोसाइटी से अगर बन रही है, एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इनका जो नया कैंडिडेचर है, एक नए पर्सन का आना, एक नई महिला का आना, ये तो शुभ संकेत है और इसका हमें वेलकम करना चाहिए रादर देन रिपीटिंग और गिविंग सेकेंड टर्म टू अनदर वन पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर। तो मैं इस तर्क से चल रहा हूँ कि ये एक अच्छा शुभ संकेत है देश के लिए और भविष्य के लिए। बहुत सी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो एनडीए की हैं द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अपना समर्थन देने की बात कही है, जिससे मुर्मू जी के पास अब कुल 6.67 लाख से अधिक वोट मिलने का अनुमान है। टोटल वोट 10,86,431 है। इसके बाद मुर्मू की वोट हिस्सेदारी 61% से ज्यादा हो सकती है, जो कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय करीब 50% रहने का अनुमान लगाया जा रहा था। हिमांशु जी, आपने हमसे बात की और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु रॉय और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।